PMLN और अब सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा वहाब उनके जो वज़ीर हैं सिंध वज़ीर आला सिंध के, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान को भी पेश किया जाना चाहिए था तहकीकाती कमीशन के सामने, क्योंकि एक्सपोर्ट की इजाज़त तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वही थे। तो इससे आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? जी शुक्रिया निज़ामी साहब, बड़ा मैं खुशी हुई। मैं तो आज सारा दिन मीटिंग्स में था, लेकिन मैंने उनकी बाद में मुझे वो उनके मैंने देखी जो उन्होंने गुफ्तगू आज की। तो उसमें सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जो पहली चीज़ आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की वो सरासर सफ़ेद झूठ था। इन्होंने आज दो बड़ी अहम बातें की। एक तो ये कहा कि ओमनी ग्रुप को बड़ी थोड़ी सी सब्सिडी दी गई। ये थोड़ी सब्सिडी नहीं है, 4.25 अरब में से तकरीबन 1.5 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो ओमनी ग्रुप को दी गई। ये कमीशन के रिपोर्ट के अंदर उसकी पूरी तफसील लिखी हुई है, जो 25% तकरीबन बनती है उस सब्सिडी की। और कमीशन की ही रिकमेंडेशंस और उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि ये जो सब्सिडी सिंध ने दी वो महज ओमनी को ज्यादा ओबलाइज करने के लिए दी, क्योंकि जो बाकी मुल्क में सब्सिडी थी वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे थी। और जो सिंध की सब्सिडी उन्होंने इन एडिशन टू वफाक, ये देखिए वफाक ने उस वक्त ऑलरेडी 20 अरब की सब्सिडी दे दी थी, 4.25 या 4 अरब की सब्सिडी एडिशनल सिंध ने दी, और उसमें से भी तकरीबन 1.5 अरब रुपया ओमनी को दे दिया। और उसके लिए रूल ये रखा कि जिसकी जितनी मिले होंगी उसको उतनी सब्सिडी मिलेगी। तो सिंध में सबसे ज्यादा मिले जो हैं वो ओमनी ग्रुप की हैं। एक ये वजाहत बड़ी जरूरी है। दूसरा जो आज उन्होंने एक बड़ी मैं समझता हूँ दरोगोई से उसका किया कि उन्होंने ये कहा कि जी चीफ मिनिस्टर सिंध को बुलाया नहीं गया। मैं अभी प्रोग्राम के बाद ही फौरन आपको 2 लेटर्स भेज देता हूँ। पहली चिट्ठी लिखी गई कमीशन की तरफ से सिंध के चीफ मिनिस्टर को, जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर को लिखी गई, बाकी लोगों को बुलाया गया। उसके ऊपर सिंध से जवाब आया एडवोकेट जनरल सिंध का कि जी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आपके TORs के मुताबिक आपके सामने पेश होने के पाबंद नहीं हैं, जिसके ऊपर कमीशन ने दोबारा उनको एग्जैक्ट TOR का रेफरेंस देके और कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 की जो पावर्स की गई हैं कि किसी को भी समन कर सकते हैं वो बताया गया, और साथ स्पेसिफिक बताया भी गया कि आपको किस ज़मन में बुलाया जा रहा है, कि आपको फलां सन की और फलां सन की सब्सिडी के ऊपर वर्जन लेने के लिए बुलाया जा रहा है। आप अगर नहीं आएंगे तो ये भी आपकी मर्जी है, और जो भी हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं उसके ऊपर ही रख के हम अपनी ऑब्जर्वेशंस देंगे। तो ये भी आज उन्होंने बिल्कुल सफेद झूठ बोला। अब आ जाते हैं जो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब क्यों पेश नहीं हुए। देखिए जी, ये सबसे बड़ा जो इस वक्त जिस चीज को टॉपिक को हटाने की कोशिश की जा रही है कमीशन की जो, और ये कमीशन को आप तो ये मानेंगे कि उसके अंदर उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा या किसी को ये नहीं किया कि कोई किस पार्टी से ताल्लुक है। जिसका जो किरदार था बिल्कुल वाजे कर दिया गया है। जो एक्सपोर्ट का मामला है 2018-19 का, कमीशन के साफ लिखा हुआ है कि मुल्क में एम्पल चीनी मौजूद थी, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाजत देने को बहाना बना के जो मिल मालकान और सट्टाबाज हैं उन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन की, जिससे कीमत बढ़ी। अब इस चीज के ऊपर ये इशू नहीं है, और जो उसकी परमिशन है वो ECC के जो उस वक्त के हेड थे असद उमर साहब, वो कमीशन के सामने बिल्कुल पेश हुए और उन्होंने अपने जो जवाबात थे वो कमीशन को दिए। तो ये बात करना मेरा ख्याल है या तो उन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी नहीं है या अपनी बाकी बातों की तरह इसमें भी वो शायद झूठ बोल के लोगों को मिसलीड करना। शहजाद साहब जो बात आप कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 40 रोज तक वज़ीर आला सिंध को नहीं बुलाया गया, और जो 2 नोटिस की आप बात कर रहे हैं वो इस बात को भी मान रहे हैं। नहीं देखें, वज़ीर आला सिंध को तब भी बुलाया गया जब वज़ीर आला पंजाब को बुलाया गया, जब असद उमर साहब को बुलाया गया जो ECC के सरबराह थे, रज़ाक दाऊद साहब को बुलाया गया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुलाया गया। तो ये कौन से ना बुलाने की बात कर रहे हैं, मैं वो समझने से कासिर हूँ। जी निज़ामी साहब। हाँ जी, लेकिन उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि मैं खुद नहीं गया जब मुझे बुलाया गया। तो दूसरी तरफ ये भी कहा उन्होंने। नहीं तो फिर ये क्यों गिला कर रहे हैं कि मुझे बुलाया ही नहीं गया? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 40 रोज तक नहीं बुलाया गया, तो और जब बुलाया गया तो आपके दायरे इख्तियार में नहीं था। उनका जवाब ये दिया, इसलिए वो नहीं पेश हुए। देखें इस चीज को बड़ा समझने की जरूरत है कि पहले एक कमेटी फॉर्म हुई। जो पहली कमेटी बनी शुगर के ऊपर, वो 3 रुकनी थी जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया कर रहे थे। उस कमेटी ने अपनी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसमें उन्होंने किसी को भी क्वेश्चन नहीं किया जो पॉलिटिकल लोग थे। उन्होंने जो सिफारिशात वफाकी हुकूमत को दी उसमें फोरेंसिक ऑडिट करने की और एक तफसीली इन्वेस्टिगेशन करने की उन्होंने उसके अंदर सिफारिशात की, और उसके लिए फेडरल कैबिनेट ने उनको फिर कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के
जो इख्तियारात हैं वो तफवीज़ किए। सबसे पहले आप फैक्ट गैदरिंग करते हैं, फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, एविडेंस गैदर करते हैं। उसको गैदर करने के बाद ही आप किसी को कन्फ्रंट करने के लिए बुलाते हैं। आप इंक्वायरी करने से पहले किसी को कैसे बुला सकते हैं? तो इसलिए तो उनकी बात में कोई लॉजिक ही नहीं है। जब या तो ये कहें कि जी असद उमर को पहले दिन बुला लिया और इनको 40 दिन बाद बुलाया। जी ठीक है निज़ामी साहब। शहजाद अकबर साहब ये बताइए कि ये क्राइटेरिया क्या था कि आपने पहले 10 मिलों को चुना जिनकी ये फोरेंसिक ऑडिट हुई है, और उसमें जहांगीर तरीन साहब की मिल भी शामिल थी। एक तो शायद वो वैसे तो फितरी लगता है क्योंकि 20% मार्केट भी वो कंट्रोल करते हैं, वो सबसे बड़े मुल्क के शुगर मिल ओनर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उनके करीबी हल्कों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, नंबर 1। नंबर 2, ये उनका इस्तेदलाल ये है कि उनके पास हर एक चीज़ का मुदल्लल जवाब मौजूद है और उनको उन पर को बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई है। ये कहाँ तक दुरुस्त है जो ये परसेप्शन है? देखिए निज़ामी साहब, मैं बिल्कुल इनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। पहली चीज तो ये बिल्कुल समझना जरूरी है कि ये 9 मिलों का क्यों इससे किया गया। 9 मिलों का इंतखाब वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। जो सिफारिश आई थी कि इन 9 मिलों को, और सिफारिश के पीछे लॉजिक पेश की गई। वो लॉजिक ये थी कि क्योंकि पहले अगर आप देखें कमेटी की जो टीआरस थी उसके अंदर कार्टेलाइजेशन को देखना जरूरी था। कार्टेलाइजेशन के लिए जब ये बताया गया कि 5 बड़े ग्रुप हैं जिनका 51% शेयर है शुगर पूरी इंडस्ट्री का पाकिस्तान का, तो इसलिए उन 5 बड़े ग्रुपों की आप जो कंपनीज हैं जिसमें ग्रुप्स हैं, JDW सबसे बड़ा ग्रुप है, RYK है, शरीफ ग्रुप है, ओमनी है, इन सब ग्रुप्स की फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। तो ये हरगिज नहीं है कि ये किसी एक शख्स की मिल को कर लिया गया और बाकी को नहीं किया गया। अब आप निज़ामी साहब मुझे आप खुद इसका फैसला कर दीजिए कि अगर हमारी हुकूमत शुगर के ऊपर एक फोरेंसिक ऑडिट करती और उसमें JDW जिसका पूरे पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री का 20% प्रोडक्शन है उसको अगर उसमें शामिल ना करती, तो फिर क्या ये सवाल नहीं उठता था कि फिर हमने अपनी ही पार्टी के एक बंदे को बचा दिया और बाकी का ऑडिट कर दिया? तो फिर उसके बाद इस कमीशन की क्या ऑथेंटिसिटी रह जाती? इसमें तो सबसे पहले हमने मेरे ख्याल में ये मिसाल कायम की कि हमने खुद एहतसाबी, यानी कि जिसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, ये किसी सियासी पार्टी का या पार्टियों का ऑडिट नहीं था, ये शुगर इंडस्ट्री का ऑडिट था। लेकिन शुगर इंडस्ट्री के ऑडिट के अंदर तमाम पार्टियों के लोग जो बिजनेस में है शामिल, उनकी मिलों के अंदर चीजें सामने आई। और किसी भी मिल, मुझे देखिए, या तो अगर होता कि ये चीज निकलती कि सिर्फ JDW के अंदर कोई ऐसी चीज सामने आई है और बाकी मिलों के अंदर नहीं आई। हमें तो इस कमीशन को पढ़ के रिपोर्ट को यही लगता है कि जो प्रैक्टिस है, चाहे वो कम गन्ना तोलना है, ग्रोअर को कम पैसे देने हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में गड़बड़ करनी है, या उसके बाद सट्टे में मार्केट मैनिपुलेशन करनी है, सब ने बदरजा जुस्सा हिस्सा डाला है। तो उसमें कोई तो फर्क नहीं है किसी कमेटी के अंदर, और कमीशन ने इस चीज को वैसे ही लिख दिया। ये कोई शहजाद अकबर का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कानून के मुताबिक कमीशन बनाया, उनकी सिफारिशात आई, उनकी ऑब्जर्वेशंस आई, अब उनके ऊपर अमल करने का टाइम है। ठीक है। अच्छा शहजाद साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं जी निज़ामी साहब, जी आप करें सवाल। जी मैं शहजाद साहब से निज़ाम साहब यही जानना चाह रहा था, ये अब कमीशन तो बन गया, इंक्वायरी भी, सारी रिपोर्ट भी सामने आ गई है, और आप जो हुकूमती हल्के हैं उनकी जानिब से बाज़-औक़ात माफिया का नाम भी दिया जाता है, जो कारोबारी हल्के हैं उनको। अब इसके पैरेलल कोई सिस्टम, कोई निज़ाम, कोई बिज़नेस मॉडल है कि जो मुबैना तौर पे आप कह रहे हैं ये गबन हुए ताकि ये ना हो सकें? हुकूमत के पास कोई प्लान है कि वो क्या बिज़नेस मॉडल होना चाहिए कि जिसमें इस तरह के मामलात ना हो? ये तो रिपोर्ट आ गई, मामलात हो गए, कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, देखें आपने बहुत अच्छी बात की, बिकॉज ये हर किसी के जहन में सवाल है, और इस सवाल का जवाब कमीशन की पूरी रिपोर्ट के अंदर उनकी रिकमेंडेशंस में मौजूद है। देखिए रिकमेंडेशंस किस चीज की तरफ इशारा करती हैं? देखिए, चूंकि रेगुलेटर कमजोर है, जब आपने सब्सिडी देनी है, सब्सिडी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस पूरे बड़े प्रॉब्लम का, लेकिन आपने जब सब्सिडी देनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुगर मिल वाला ही करके लाता है और आप उसका इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं करते, उसके कहे हुए को मान के आप उसको बेस बना के आप कह देते हैं कि कीमत ये होगी, तो ये मैं समझता हूँ रेगुलेटर का फेलियर है। उसको दुरुस्त करेंगे। उसके बाद आपकी जो गन्ने की कम तोल होती है या कीमत कम दी जाती है, वो केन कमिश्नर का एक इदारा है, उसका फेलियर है, उसको आप मजबूत करेंगे। इसी तरह से जो इसके अंदर SSCP के मामलात हैं, CCP जिसने कार्टेलाइजेशन को देखना है,
तमाम रेगुलेटर्स इसके अंदर अपना किरदार अदा करने में फेल रहे। ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है। कमीशन ने जो 5 सालों का किया है मुआयना, उसकी बात है, और इसकी रोशनी में मैं समझता हूँ ये शायद पिछले 20 सालों का मामला हो। तो इन तमाम रेगुलेटर्स को एक दफा हमें दोबारा से रीस्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का चेक होना चाहिए। जो किरदार पीएसएमए का शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर है उसको मिनिमाइज करना चाहिए। बिजनेस करना कोई बुरी बात नहीं है, बिजनेसेस के टैक्सेशन से ही गवर्नमेंट चलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का किरदार रेगुलेटर का है कि वो सारिफ और बिजनेसमैन के बीच में तवाज़ुन रखे।